हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 113 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज ड्रामेटर्जी? डिस्कस गॉफमैन्स आइडियाज ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें गॉफमान का ड्रामेटर्जी कॉन्सेप्ट समझना है और देखना है कि उन्होंने कैसे एवरीडे लाइफ को एक ड्रामा की तरह एक्सप्लेन किया। हमें फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, इंप्रेशन मैनेजमेंट और रोल परफॉर्मेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ड्रामेटर्जी एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो अर्विंग गॉफमैन ने दिया था। उन्होंने एवरीडे लाइफ को एक थिएटर परफॉर्मेंस के जैसे समझाया, जहां हर इंसान एक एक्टर होता है और सोसाइटी एक स्टेज। हर व्यक्ति अपने रोल्स परफॉर्म करता है और दूसरों पर इंप्रेशन मैनेज करता है। इस आंसर में हम ड्रामेटर्जी का मीनिंग, गॉफमान के नए कॉन्सेप्ट्स जैसे फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, इंप्रेशन मैनेजमेंट और रोल परफॉर्मेंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ड्रामेटर्जी का कॉन्सेप्ट। गॉफमान कहते हैं कि ह्यूमन इंटरैक्शन एक ड्रामा की तरह होती है। हर इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग रोल प्ले करता है। जैसे थिएटर में स्क्रिप्ट्स, प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वैसे हाई रियल लाइफ में नॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स और बिहेवियर होते हैं जो परफॉर्मेंस को शेप करते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर क्लास में फॉर्मल तरीके से पढ़ाता है, लेकिन घर पर वही टीचर अपने बच्चों के साथ इनफॉर्मल पेरेंट रोल प्ले करता है। 2. फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज बिहेवियर। फ्रंट स्टेज, ये वो जगह है जहां लोग ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं। यहां लोग कॉन्शियसली एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक वेटर कस्टमर के सामने पोलाइट और प्रोफेशनल रहता है। बैक स्टेज, ये प्राइवेट स्पेस होती है जहां लोग अपनी असली फीलिंग्स दिखाते हैं। एग्जाम्पल, वही वेटर किचन में अपनी थकान या फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। सोसाइटी में लोग बार बार इन दोनों स्पेसेस के बीच शिफ्ट करते हैं। 3. इंप्रेशन मैनेजमेंट। इंप्रेशन मैनेजमेंट मतलब अपनी इमेज को कंट्रोल करना ताकि दूसरे लोग वैसे ही देखें जैसे हम चाहते हैं। लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, बोलने का स्टाइल और आज के टाइम में सोशल मीडिया भी यूज करते हैं अपने इंप्रेशन बनाने के लिए। गॉफमान कहते हैं कि लोग एक्टिव होते हैं और अपनी आइडेंटिटी को परफॉर्म करते हैं, ना कि सिर्फ पैसिव होते हैं। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट फॉर्मल ड्रेस और पॉलिश्ड लैंग्वेज यूज करता है ताकि इंटरव्यूअर्स पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। 4. रोल परफॉर्मेंस और टीम वर्क। हर इंसान के पास मल्टीपल रोल्स होते हैं जैसे स्टूडेंट, फ्रेंड, एम्प्लॉय या चाइल्ड। ये रोल्स कल्चर और सोसाइटी से डिफाइंड होते हैं। कभी कभी रोल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल, वर्किंग मदर को ऑफिस और फैमिली रोल्स बैलेंस करने होते हैं। गॉफमैन टीम वर्क की भी बात करते हैं जहां एक ग्रुप मिलकर एक कलेक्टिव इंप्रेशन बनाता है। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट स्टाफ मिलकर कस्टमर्स के सामने एक प्रोफेशनल और फ्रेंडली इमेज मेंटेन करता है। 5. क्रिटिसिज्म और रेलेवेंस। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि गॉफमान सिर्फ अपीयरेंसेस पर ज्यादा फोकस करते हैं और सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे क्लास और पावर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनके आइडियाज आज भी रेलेवेंट है, स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड में जहां सोशल मीडिया एक स्टेज की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पर लोग केयरफुली अपने पोस्ट्स क्यूरेट करते हैं ताकि एक आइडियलाइज्ड लाइफ दिख सके। कंक्लूजन, गॉफमैन का ड्रामेटर्जी पर्सपेक्टिव हमें दिखाता है कि एवरीडे लाइफ एक परफॉर्मेंस है जहां लोग अपने रोल्स प्ले करते हैं और अपना इंप्रेशन मैनेज करते हैं। फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज और इंप्रेशन मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट सोशल इंटरैक्शन को समझने में बहुत यूजफुल है। आज के सोशल मीडिया एज में उनकी थियरी और भी रेलेवेंट लगती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain the theoretical underpinnings of social construction of reality given by Berger and Luckman. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बर्गर और लकमन के थियरी को समझना है जो उन्होंने अपनी किताब द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में दिया।
इसमें हमें कॉन्सेप्ट्स जैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, लेजिटिमेशन, ऑब्जेक्टिवेशन और इंटरनलाइजेशन एक्सप्लेन करने हैं और बताना है कि इंसान और समझ मिलकर रियलिटी को कैसे बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पीटर बर्गर और थॉमस लकमन ने दिया था अपनी बुक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में। उनका कहना था कि रियलिटी एक फिक्स्ड चीज नहीं होती, बल्कि सोशल इंटरैक्शन, लैंग्वेज और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बनती और मेंटेन होती है। मतलब, जो चीज हम रियल समझते हैं वो एक्चुअली समझ के प्रोसेस का रिजल्ट होती है। इस आंसर में हम इस थियरी के मेन पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. थियरी की फाउंडेशंस। बर्गर और लकमन ने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज और फेनोमेनोलॉजी को कंबाइन करके दिखाया कि नॉलेज और रियलिटी दोनों सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। हर इंसान एक शेयर्ड मीनिंग्स के वर्ल्ड में जीता है जहां कल्चर, लैंग्वेज और इंस्टीट्यूशंस उसकी सोच को गाइड करते हैं। मतलब रियलिटी अपने आप से एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि सोसाइटी के एक्शंस से बनती है। 2. रियलिटी बनने का प्रोसेस। एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन, इंटरनलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन, जब ह्यूमंस अपनी सोच और एक्शंस को बाहर एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कस्टम्स, रूल्स या लैंग्वेज क्रिएट करना। ऑब्जेक्टिवेशन, धीरे धीरे ये ह्यूमन क्रिएशंस इंडिपेंडेंट रियलिटी बन जाती है और नेचुरल लगती है। इंटरनलाइजेशन, इंडिविजुअल्स इनको अपना लेते हैं और उन्हें नॉर्मल और ट्रू मानते हैं। एग्जाम्पल, एजुकेशन सिस्टम पहले इंसानों ने बनाया, एक्सटर्नलाइजेशन, फिर वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन गया, ऑब्जेक्टिवेशन, और स्टूडेंट्स इसे नॉर्मल एक्सेप्ट करने लगे, इंटरनलाइजेशन। 3. इंस्टीट्यूशंस और लेजिटिमेशन का रोल। इंस्टीट्यूशंस रिपीटेड एक्शन से बनते हैं और स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर बन जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस तब तक पावरफुल होते हैं जब तक उन्हें लेजिटिमेशन मिलती है, जैसे कल्चरल कहानियां, रिलीजन या साइंटिफिक लॉजिक। एग्जाम्पल, फैमिली इंस्टीट्यूशन, इसे ट्रेडिशंस, रिलीजन और लॉ से लेजिटिमेट बनाया गया है। लेजिटिमेशन उन्हें जस्टिफाई करती है और नेचुरल दिखाती है। 4. एवरीडे लाइफ और सोशल रियलिटी। बर्गर और लकमन कहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी ही सबसे बड़ा अरेना है जहां रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से लोग मीनिंग शेयर करते हैं और एक शेयर्ड रियलिटी बनाते हैं। एग्जाम्पल, हाउ आर यू जैसे ग्रीटिंग्स छोटी चीज लगती है पर वो एक सोशल बॉन्ड मेंटेन करती है। डेली लाइफ की टेकन फॉर ग्रांटेड रियलिटी हाई लोगों के लिए सच बन जाती है। 5. थियरी के इम्प्लीकेशंस। इस थियरी से समझ आता है कि रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, बल्कि डायनामिक और चेंजेबल है। सोशल मूवमेंट्स या कल्चरल शिफ्ट्स रियलिटी को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जेंडर रोल्स और LGBTQ जोड़ एक्सेप्टेंस। ये थियरी हमें इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिकली देखने और समझने की एडवाइस देती है कि क्या वो नेचुरली ट्रू है या सोशली बनाए गए नॉर्म्स। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि बर्गर और लकमन का थियरी बताता है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल्स मिलकर एक दुनिया क्रिएट करते हैं जिसे हम रियलिटी कहते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन और इंटरनलाइजेशन जैसे प्रोसेसेस के थ्रू इंस्टीट्यूशंस बनते और मेंटेन होते हैं। इस थियरी का मेन मैसेज है कि रियलिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि सोशली कंस्ट्रक्टेड और चेंजेबल होती है। इस वजह से ये थियरी सोशल चेंजेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. How is personality shaped by the cultural context in different societies? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि कल्चर और पर्सनैलिटी के बीच क्या संबंध है। मतलब अलग अलग सोसाइटीज की वैल्यूज, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को कैसे शेप करती है। हमें थियरीज, सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल व्यूज के साथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनैलिटी का मतलब है एक व्यक्ति का यूनिक बिहेवियर, सोच और इमोशंस का पैटर्न। कल्चर वो शेयर्ड सिस्टम है जिसमें नॉर्म्स, वैल्यूज और ट्रेडिशंस समझ को गाइड करते हैं। जब बचपन से ही इंसान कल्चर के अंदर ग्रो करता है तो उसकी पर्सनैलिटी USPE डिपेंड होती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जैसे मार्गरेट मीड और रथ बेनेडिक्ट ने ये बताया है कि कल्चर और पर्सनैलिटी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस आंसर में हम देखेंगे कि अलग अलग सोसाइटीज में कल्चर पर्सनैलिटी को कैसे शेप करता है। मेन बॉडी। 1. कल्चर एज अ फ्रेमवर्क फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कल्चर एक गाइडलाइन देता है कि कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा गलत।
बचपन से सोशलाइजेशन के थ्रू इंसान ये सीखता है और अपनी पर्सनैलिटी में डालता है। एग्जाम्पल, जापान जैसे कलेक्टिविस्ट कल्चर में लोगों को ग्रुप हार्मनी सिखाया जाता है, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी कोऑपरेटिव और मॉडेस्ट होती है। जबकि अमेरिका जैसे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन वैल्यू होते हैं, जिससे पर्सनैलिटी असर्टिव और सेल्फ रिलायंट होती है। 2. थियरीज एक्सप्लेनिंग कल्चर पर्सनैलिटी रिलेशनशिप। ए. कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल। रथ बेनेडिक्ट ने पैटर्न्स ऑफ कल्चर में कहा कि हर कल्चर कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स को डोमिनेट करता है। एग्जाम्पल, जूनी कल्चर में रिस्ट्रेंट और हार्मनी था, जबकि डोबू कल्चर में अग्रेशन और कंपेटिटिवनेस। मतलब कल्चर एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। बी. मार्गरेट मीड स्टडीज। समोइन एडोलेसेंस पर स्टडी में मीड ने बताया कि उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रेस फ्री थी क्योंकि उनकी सोसाइटी सेक्सुअलिटी और जेंडर रोल्स पर फ्लेक्सिबल थी। ये दिखाता है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सी. हॉफस्टेड्स कल्चरल डायमेंशंस। हॉफस्टेड ने डायमेंशंस दिए जैसे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। एग्जाम्पल, इंडिया जैसे हाई पावर डिस्टेंस सोसाइटी में अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है, जबकि डेनमार्क जैसे लो पावर डिस्टेंस सोसाइटी में इक्वालिटी और इनफॉर्मेलिटी से पर्सनैलिटी बनती है। 3. सोशल इंस्टीट्यूशंस और पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। फैमिली। बचपन में पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल, स्ट्रिक्ट या लिबरल, डायरेक्टली पर्सनैलिटी बनाती है। एजुकेशन। स्कूल वैल्यूज जैसे डिसिप्लिन, कंपटीशन या कोऑपरेशन सिखाकर स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी बनाता है। रिलीजन। रिलीजियस टीचिंग्स इंसान की मोरल और एथिकल वैल्यूज शेप करती है। एग्जाम्पल, बुद्धिस्ट सोसाइटीज में पेशेंस और नॉन वायलेंस दिखता है, जबकि प्रोटेस्टेंट सोसाइटीज में हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को एम्फसाइज किया जाता है। 4. कल्चर, पर्सनैलिटी और ग्लोबलाइजेशन। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंसान मल्टीपल कल्चर्स से इन्फ्लुएंस होता है। इससे हाइब्रिड पर्सनालिटीज बनती है, जहां लोकल और ग्लोबल दोनों वैल्यूज मिक्स होती है। एग्जाम्पल, इंडिया के यूथ ट्रेडिशनल फैमिली लॉयल्टी को भी वैल्यू करते हैं और साथ हाई वेस्टर्न इंडिविजुअलिटी और करियर एम्बिशन को भी अडॉप्ट करते हैं। मतलब पर्सनालिटी एक डायनामिक प्रोसेस है जो टाइम के साथ बदलता रहता है। कंक्लूजन। पर्सनालिटी हमेशा कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप होती है। हर सोसाइटी अपनी कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग ट्रेट्स को एम्फसाइज करती है। ग्लोबलाइजेशन ने इसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, क्योंकि अब एक व्यक्ति एक से ज्यादा कल्चर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसलिए कल्चर और पर्सनैलिटी का रिलेशन समझना जरूरी है ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर की डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss Foucault's concept of biopolitics with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मिशेल फुको के बायोपॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट को समझना है, मतलब कि स्टेट और इंस्टीट्यूशंस लोगों की लाइफ, हेल्थ और पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। हमें इसका मीनिंग, हिस्ट्री, मैकेनिज्म और कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मिशेल फुको, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने बायोपॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। पहले पावर का फोकस पनिशमेंट और कंट्रोल पर होता था, लेकिन मॉडर्न समय में पावर लाइफ को रेगुलेट करने पर है। यही बायोपॉलिटिक्स है जिसमें स्टेट और इंस्टीट्यूशंस पॉपुलेशन की हेल्थ, बर्थ रेट और सर्वाइवल को मैनेज करते हैं। इस आंसर में हम बायोपॉलिटिक्स का मीनिंग, उसके मैकेनिज्म्स और एग्जाम्पल्स डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. बायोपॉलिटिक्स और बायोपावर का अर्थ। फुको ने बताया कि पहले सॉवरेन पावर होती थी, जिसमें राजा या रूलर डिसाइड करता था कौन जिंदा रहे और कौन मारे। लेकिन मॉडर्न टाइम में बायोपावर आया, जो लोगों की हेल्थ, सेक्सुअलिटी और प्रोडक्टिविटी को रेगुलेट करता है। बायोपॉलिटिक्स का मतलब है कि स्टेट स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज से पॉपुलेशन के बायोलॉजिकल लाइफ को मैनेज करे। एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन कैंपेन्स, बर्थ कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स। 2. बायोपॉलिटिक्स का ऐतिहासिक विकास। प्री मॉडर्न समाज में रूलर का काम था अपनी अथॉरिटी को बचाना और पनिशमेंट देना। लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद जब कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो पॉपुलेशन को मैनेज करना जरूरी हो गया। बायोपॉलिटिक्स का उदाहरण है सैनिटेशन सिस्टम्स और अर्बन प्लानिंग, जो डिजीज को कम करने के लिए बनाए गए। स्टेट ने लाइफ को इन्वेस्टमेंट के तरह देखना शुरू किया, हेल्थ बेटर होगा तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। 3. बायोपॉलिटिक्स के मैकेनिज्म्स। ए. डिसिप्लिनरी पावर।
ये इंडिविजुअल बॉडी पर काम करता है, स्कूल्स, प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स, आर्मी ट्रेनिंग के थ्रू। इसका एम है कि बॉडी ओबीडिएंट और प्रोडक्टिव बने। बी, रेगुलेटरी पावर, ये पॉपुलेशन लेवल पर काम करता है, डेटा, सेंसस, मोर्टेलिटी रेट्स के जरिए। एम होता है बर्थ रेट, डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल, फैमिली प्लानिंग और सेंसस सर्वेज। 4. बायोपॉलिटिक्स के एग्जाम्पल्स, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। कोविड-19 वैक्सीनेशन और लॉकडाउन एक क्लियर एग्जाम्पल है बायोपॉलिटिक्स का। पॉपुलेशन कंट्रोल, चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी एक डायरेक्ट स्टेट इंटरवेंशन था लोगों के रिप्रोडक्टिव लाइफ में। सर्वेलेंस और डाटा, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक आईडी जहां हेल्थ और आइडेंटिटी डेटा कलेक्ट होता है। सेक्सुअलिटी रेगुलेशन, फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स जो सेक्सुअलिटी को रेगुलेट करते हैं। 5. क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स, बायोपॉलिटिक्स एक तरफ लाइफ इंप्रूव करता है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल भी क्रिएट करता है। फिलोसोफर जॉर्जियो एगम्बन ने बेयर लाइफ कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें रेफ्यूजीज जैसे लोग सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग्स बन जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स के बिना। आज के टाइम में बायोपॉलिटिक्स के फायदे भी हैं, हेल्थ और सर्वाइवल, और कंसर्न्स भी, प्राइवेसी और फ्रीडम। कंक्लूजन, फुको का बायोपॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट हमें दिखाता है कि मॉडर्न स्टेट्स सिर्फ पनिशमेंट से नहीं बल्कि लाइफ रेगुलेट करके भी पावर दिखाते हैं। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, सर्वेलेंस और पॉपुलेशन कंट्रोल के एग्जाम्पल्स इसको क्लियरली समझाते हैं। इससे कलेक्टिव वेलबीइंग इंप्रूव होता है, लेकिन फ्रीडम और प्राइवेसी के इश्यूज भी उठते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।